Hello everyone. Thank you very much. Thank you for participating in the initiative that we have started. Thank you. Bless करने के लिए अक्टूबर मंथ को, जब बर्थडे मंथ भी है, कार्तिक मास भी है, अगर यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, आई एम श्योर बीइंग द ऑस्पिशियस मंथ ये आपको बहुत अच्छे फ्रूट्स देगा. बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था, ओवरवेलमिंग बहुत सारे आंसर आए, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था. टाइम लिमिट 9 o'clock तक थी, है ना, पर भी मैंने 9 से लेके 9:30 तक जितने भी आंसर्स आए उसे रिव्यू कर पाई. 9:30 के बाद मतलब इनफैक्ट लोगों ने 9:30 के बाद ज़्यादा लिखा है. 10 से 15 आंसर्स ऐसे हैं जो मैं रिव्यू नहीं कर पाई. तो देखिए, इट्स नॉट दैट आई डू नॉट वांट टू डू इट, इट्स जस्ट दैट कि मैं 1-2 आंसर होते एडिशनली तो मैं पक्का रिव्यू करती. 8-10 आई थिंक मोर देन 12 या 13 है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, क्योंकि रात को 2-2 बजे भी किसी लोगों ने आंसर लिख के भेजा है. देखिए, ऐसा मत करिए. टाइम लिमिट 9 o'clock तक है, आप 9 o'clock तक सबमिट करिए. रिव्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी. 9 o'clock के बाद आई कैन नॉट रिव्यू, बट वॉट यू कैन डू इज़, मैं अभी यहाँ पे हम मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे. मॉडल आंसर इन द सेंस कि आई एम नॉट गोना बी गिविंग यू द मॉडल आंसर जिसमें 1000-2000 वर्ड्स के एक आंसर होते हैं. मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है कि कैसे मैं लिखती, व्हाट पॉइंटर्स आई नो. ऑफ कोर्स मैंने गूगल भी किया है, गूगल करके कुछ पॉइंटर्स वहाँ से लिए हैं. उसके बाद अपने एग्जाम्पल डाल के वॉट एवर एग्जाम्पल आई नो वो करके मैं यहाँ पे आंसर को आपसे शेयर करूँगी. बट मॉडल आंसर जो होता है ना, जो 2-2 हज़ार वर्ड का होता है, फिर उसमें से आपको कैसे पिक करें, वो पिक करने के लिए आपके अंदर आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग होनी चाहिए. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का मैंने देखा है अभी जो एवरेज आंसर लिख रहे हैं. तो इन दिस केस आप अगर मैं आपको आंसर लिख के दिखाऊंगी, मेरा आंसर शेयर करूंगी, विल डिस्कस दैट सो दैट यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि जब भी हम मॉक आंसर देखें, मॉडल आंसर देखें, तो उसको हम किस तरीके से यूज़ करें, कितने वर्ड लिमिट में यूज़ करें और उसमें कैसे आंसर्स को ऐड करें ताकि वो डायनेमिक आंसर बने. मोस्ट ऑफ द देखिए, मैंने बहुत सारे अराउंड 12 से 15 तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को अगर आप गूगल में डालोगे तो ऑफ कोर्स ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो क्या हुआ, बहुत सारे सिनॉप्सिस IAS है, बायजूस हैं एंड फोरम IAS वाले हैं, इन्होंने इसके मॉडल आंसर डाले हैं और मॉडल आंसर सबके ऑलमोस्ट सेम है. तो जिन्होंने भी गूगल से कॉपी किया है, आई वॉज एबल टू पॉइंट दैट आउट, बिकॉज 5-6 लोगों ने तो बिल्कुल वर्डिंग्स चेंज नहीं करी है, ना ही क्रोनोलॉजी चेंज करी है. उसमें बायजूस वालों की 2 गलतियां हैं. एक तो ये है कि इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट को डाल दिया है, जिसको जब उन्होंने एक्सप्लेन किया है तो दैट इज़ नॉट सूटिंग द नीड ऑफ दिस क्वेश्चन. एक तो ये मिस्टेक थी. सेकेंडली जो एग्जाम्पल डाला है, सती का एग्जाम्पल डाला है. एंड सती हमारे यहाँ अबॉलिश कब हुआ था, 1830 को. ग्लोबलाइजेशन कब आया है, फॉर्मल ग्लोबलाइजेशन की जब बात करते हैं तो वो 1991 को आया है. तो दैट पॉइंट इज़ नॉट वैलिड. दैट इज़ द रीज़न आई वॉज एबल टू कैच कि आपने बिल्कुल कॉपी कर दिया है फोरम वाले से. पॉइंटर्स मॉक आंसर से लेना, गूगल करना, मैं भी करती हूँ, वो गलत नहीं है. बट उसको क्या लेना है और उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. तो क्वेश्चन था, टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, द कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया. देखिए, जब भी हम स्पेशली अगर UPSC की बात करें तो एक क्वेश्चन में 3-4 एस्पेक्ट मिलता है तो लिखना बहुत आसान होता है. इस वाले में यहाँ पे अगर देखे जाए, जनरली UPPCS में हमें ये दिक्कत होती है कि एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया होता है जिसको हम कॉम्पोनेंट में, डिफरेंट कॉम्पोनेंट में हम डिवाइड करना मुश्किल होता है. तो अगर हम एक क्वेश्चन को लिखने जाएँ और अगर हमको एक एस्पेक्ट के ऊपर 7 से 8 पॉइंट लिखने को आए ना, तो ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमको टाइम लिमिट मिलती है 7 मिनट की, मैक्सिमम हम 7.5 मिनट. मैं इसलिए बोल रही हूँ 7.5 मिनट बिकॉज जो 15 नंबर वाला क्वेश्चन है, या फिर अगर UPPCS के लिए बोले तो 12 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इसके लिए हमको 3 पेज भरने होते हैं. पेज हमको नंबर ऑफ पेजेस सेम ही मिलते हैं, ठीक है. आई नो कि कोई ये नहीं बोल रहा है कि पेजेस मत भरो, कि पेजेस भरना ज़रूरी है, बट पेजेस अगर खाली छोड़े ना तो मार्क्स कटते हैं. एज अ ह्यूमन टेंडेंसी, अगर पेज खाली है तो देन खाली है दैट मीन्स ये बच्चे को कम आते हैं, और बच्चे को कम आते हैं तो हम देखेंगे कि गलतियाँ क्या है. तो खाली जब दिखता है ना पेज, तो गलतियाँ पकड़ना बहुत ईजी होता है, ठीक है. बस हमको क्या करना है, पेज को यूज़ करना है विद द सेम लिमिटेड, हमको नंबर ऑफ़ वर्ड्स नहीं बढ़ाना है. नंबर ऑफ़ वर्ड्स हम उतना ही लिखेंगे जितना हमको दिया गया है. हमें पेजेस भरने की बात होती है. 3 पेज अगर भरना है तो जनरली जो 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसके लिए हमें ऑन एन एवरेज 11.5 मिनट से 12 मिनट्स मिलते हैं. क्यों? क्योंकि 6 से 7 मिनट का जो टाइम होता है, इन्विजिलेटर आता है कॉपी चेक करने के लिए, और
2 बार सिग्नेचर होती है वहाँ पे। एक बार तो आपसे भी साइन कराया जाएगा एक पेपर में, फिर एक बार मैम पूरा राउंड करने आती है, जो सेकंड टाइम वो पेपर लेके, तो आपको पेपर को पलटना पड़ता है, खोलना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। इसमें अराउंड 1-1.5 मिनट आपका यूटिलाइज होता है। तो ऑल टुगेदर मैंने टाइमर लगाया था 5 से 7 मिनट का टाइम, एक दिन 7 मिनट भी लग गया था पूरा टोटल करते हुए। ये टाइम आपका वेस्ट होगा, तो समझ लीजिए ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, कंसिडरिंग अ फैक्ट कि हमें 7 मिनट लग रहा है। कम लग जाए कॉपी चेक करने का तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट अगर 7 मिनट लगेगा तो कैसे करोगे आप, मुझे बताइए। इसलिए हमेशा बेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हमें कंपोनेंट लिखना है और अगर कंपोनेंट नहीं दिया हुआ है, 2-3, अगर एक कंपोनेंट के ऊपर हमें 7 से 8 पॉइंट लिखने हैं और 7 मिनट का समय दिया गया है, तो आप देखेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में और जिस तरीके से ये सिलेबस को चार्ट आउट किया गया है, जो टॉपिक हम पढ़ते हैं ना, हमें 3 से 4 पॉइंट बहुत ईजिली याद आते हैं। स्पेशली पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 तो बहुत ही ईजिली याद आते हैं। पॉइंट नंबर 4 से चालू होती है डिफ़िकल्टी। बहुत से लोग को पॉइंट नंबर 4 याद नहीं आता, आते आते भी क्योंकि जब वो पॉइंट नंबर 4 ऐसे लिखते हैं ना, तो ऊपर जब हम पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 लिख रहे होते हैं, तब हमको पता होता है कि हम पॉइंट 4 में क्या लिखेंगे। बट जैसे ही पॉइंट 4 का टाइम आता है ना, यहाँ पे भूल जाते हैं कि अरे अब भी तो याद था कि हमने क्या लिखना था, भूल जाते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, सिर्फ आपके साथ नहीं होता, मेरे साथ तो ऑलमोस्ट होता है। तो इसका जो वे आउट है कि कैसे करें, तो कैसे कुछ नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन होगा उसको डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर लो। एक सेगमेंट के ऊपर 3 पॉइंट, एक सेगमेंट के ऊपर 3 पॉइंट, एक सेगमेंट के ऊपर 3 पॉइंट, क्योंकि 3 पॉइंट याद करना आसान होता है ना। तो अभी देखिए इस वाले क्वेश्चन में कंपोनेंट तो हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इस वाले ये एक्सटेंट है हम, तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस। तो हम इन्फ्लुएंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इन्फ्लुएंस को 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, एक तो पॉजिटिव हो गया और एक तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। पॉजिटिव के ऊपर हम 3 पॉइंट देंगे, नेगेटिव के हम 3 से 4 पॉइंट, सिर्फ 3 पॉइंट नहीं, 3 से 4 पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कैसे। मान लो इसी क्वेश्चन को अगर हमें 15 मार्क्स में लिखना होता, तो हम क्या करते, 4 से 4 पॉइंट हम लिखते नेगेटिव में, प्लस में 4 पॉइंट लिखते 4 पॉइंट लिखते पॉजिटिव में, 4 पॉइंट लिखते नेगेटिव में, और थोड़ा सा हम ये देखते थे कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन दिस। वे फॉरवर्ड भी हम लिख देते, बट क्योंकि हमारे पास में सिर्फ 2 पेज है, जब 3-3, 4-4 पॉइंट लिख के ही हमारा पेज भर जाने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो मैंने एक चीज़ और देखी है, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर यूपी पीसीएस है तो 125 वर्ड का होता है और यूपीएससी में 150 वर्ड होता है ना। इतने में हमको 10 नंबर का क्वेश्चन, ये हमारा 8 नंबर का होता है, ये हमारा 10 नंबर का होता है। ये पैटर्न है हमारा, ये यूपी पीसीएस का है, उत्तर प्रदेश का, और ये यूपीएससी का है, ये पैटर्न होता है अपना, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो इंट्रोडक्शन जनरली होती है ना, इंट्रोडक्शन हम जो करते हैं इंट्रोड्यूस, इसको हमें 10% ऑफ द जो हमको नंबर ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है उतने में लिखना है। तो 10% ऑफ दिस इज़, तो जनरली 10 बोलते हैं, मैं 10 to 20 भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 to 15 भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड मत गिनते जाना, ठीक है। जनरली इंट्रोडक्शन आपका 3 से 4 लाइन में फिनिश हो जाना चाहिए, इसकी आप कोशिश करिएगा। ऑफ कोर्स सब में ऐसा नहीं होगा, कोई एक क्वेश्चन होगा जिसमें हम 5 लाइन भी लिख रहे हैं, तो कोई एक क्वेश्चन होगा जिसमें हम 2 लाइन लिख के भी ख़त्म कर रहे हैं, बट कोशिश करिएगा कि अपने आप को 3 से 4 लाइन में ही लिमिट करिए, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में आप सिर्फ इंट्रोडक्शन ही लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ग्राउंड रूल होता है, हर एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही इंट्रोडक्शन होता है। लोगों ने 3-3 डिफरेंट पैराग्राफ भी लिखे हैं, ठीक है। और आई नो कि जब हम आंसर राइटिंग की हैबिट नहीं होती तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी पहले 2-3 इंट्रोडक्शन हम भी लिखा करते थे। तो अभी बस आपको करना है, कोई भी क्वेश्चन आप पकड़ रहे हैं उसका एक ही इंट्रोडक्शन होगा और एक ही कंक्लूजन होगा। इंट्रोडक्शन कितना लिखना है, 3 से 4 लाइन, कंक्लूजन कितना लिखना है, 3 से 4 लाइन, मैक्सिमम बोल रहे हो। मिनिमम अगर आप 1 या 2 लाइन में भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग सेंस एंड योर पॉइंट्स आर रेलिवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जब अपना मेरे आंसर अगर देखेंगे तो मैंने लिखा है, globalization refers to integration and amalgamation of factor of production including land, labor, capital in order to create a global village। और फिर मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, जब भी मैं डिफाइन करती हूँ तो जनरली मैं उसको एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करती हूँ। एग्जाम्पल दिया है, द कंसेप्ट वर्ल्ड इज इक्वल टू ग्लोबल विलेज, कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज है ना। और इसको तो हम बचपन से, इसको आप ये भी कर सकते हैं इन इंडियन लैंग्वेज वासुदेव कुटुंबकम, यहाँ पे लिख सकते हैं हम,
ठीक है, ये करना है। तो अब क्या किया है मैंने, जब इन्फ्लुएंस पूछ रहा है ना, तो इन्फ्लुएंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव में डिवाइड किया है। बहुत से लोगों ने नेगेटिव पहले लिखा है, पॉजिटिव बाद में लिखा है। देखिए जनरली कभी भी किसी भी चीज़ का पॉजिटिव पहले देना चाहिए, ये ऐसा ह्यूमन साइकोलॉजी बोलती है, ठीक है, ऐसा कोई ग्राउंड रूल नहीं है, बट पॉजिटिव पॉइंट हमेशा हमको पहले देखने चाहिए। वेन एवर यू आर ट्राइंग टू जज अ पर्सन, उसके पॉजिटिव देखो ना, पॉजिटिव देखते देखते ही मन इतना खुश हो जाता है कि फिर नेगेटिव की तरफ फिर उनकी क्वालिटी नेगेटिव नहीं होगी, फिर उनकी क्वालिटी क्या लगेगी, यार दिस इज द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। समझ रहे हैं बात को? तो ऑलवेज गो विद द पॉजिटिव फर्स्ट एंड देन नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉइंट में फेस्टिव प्लूरलिज्म, बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं हम लोग। तो देखिए आप लोगों ने भी डाला है ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ फेस्टिवल, मल्टीपल लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक प्लूरलिटी, प्लूरलिज्म, ये सब चीज़ें आपने भी डाली है। बट उसको फिर क्या किया आप लोगों ने, इसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, विदाउट गिविंग द एग्जाम्पल। इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन वेयर different country meet, so different countries are celebrating each other's festival in a more harmonious way, in the more celebrating way, making people together, coming people together। नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। आपका जो पॉइंट है ना, जो भी आप पॉइंट लिख रहे हैं, अच्छा ये रूल कहाँ से आया जो मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई रूल नहीं है। टॉपर्स के अगर आप आंसर देखेंगे तो टॉपर्स जनरली इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और क्योंकि यूपीएससी हमको और यूपीपीसीएस हमको मॉडल आंसर्स प्रोवाइड नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, हम टॉपर्स को फॉलो करेंगे, जैसा वो कर रहे हैं उनके कदमों पे चलेंगे, क्योंकि हमको यूपीएससी ने सेट पैटर्न तो बताया नहीं है। तो वो जैसा कर, जैसे कि इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये कोई पैटर्न हमको यूपीएससी ने नहीं बोला है, ना ही पीसीएस ने बोला है कि इस पैटर्न को फॉलो करना है। स्टिल हम करते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा हमारे टॉपर्स करते चले जा रहे हैं एंड इट इज़ वर्किंग आउट फॉर देम। So things that is working out for them, why can't we follow that? तो because of that reason, तो जब भी, अब मैं क्या बोल रही हूँ, जब आते हैं इंट्रोडक्शन तो आप समझ गए, 10%, 10 to 12, 10 to 15% इंट्रोडक्शन, 10 to 15% ऑफ द वर्ड आपको कंक्लूजन करना है। अब आते हैं बॉडी पार्ट में, दैट मीन्स 80% ऑफ योर आंसर। 80% ऑफ योर आंसर को आपको क्या करना है, उसको कम से कम 2 कॉम्पोनेंट में डिवाइड करना है। अगर स्वेच्छा से दिया हुआ है, अपफ्रंट होके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। इस वाले क्वेश्चन में नहीं दिया था, इसमें सिर्फ इन्फ्लुएंस पूछा था, तो इन्फ्लुएंस को हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव में डिवाइड कर लिए। उसके बाद में 1, 2, 3 या 4 पॉइंट, 1, 2, 3 या 4 पॉइंट, क्योंकि टोटल मिला के हमने 8 पॉइंट लिख दिया ना, 8 पॉइंट मोर देन इनफ है 10 मार्कर के लिए, इससे ऊपर लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंटर मैं बोल रही हूँ, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, ये जो पॉइंट नंबर 1 आप लिखते हैं ना, तो मेक श्योर कि आपका पॉइंट 1 एंड सेकेंड लाइन में फिनिश हो जाए। उसके बाद में अगर आपको थर्ड लाइन यूज़ करना है, तो दिस थर्ड लाइन हैज़ टू बी यूज्ड ओनली इफ़ यू आर गिविंग एग्जाम्पल और इफ़ यू आर गिविंग एनी काइंड ऑफ डेटा। पॉइंटर्स को मोर देन 2 लाइन आप मत लिखिए, स्टोरीज मत लिखिए पॉइंटर्स में। पॉइंटर आपको यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन पॉइंट, हमको पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू पुट फॉरवर्ड द पॉइंट। व्हाट इज़ योर पॉइंट? मेरा पॉइंट है कि ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना ग्लोबलाइजेशन क्या करता है। हेडिंग क्यों डाल रहे हैं हम यहाँ पे? हेडिंग हम इसलिए डाल रहे हैं कि ग्लोबलाइज, अच्छा मैंने यहाँ पे नेगेटिव, अच्छा मैंने नेगेटिव में आई, सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ये आंसर है। ये पॉइंट क्यों डाला है? ये इसलिए डाला है कि ये पॉइंट इज़ रेलिवेंट टू पॉइंट नंबर ए, relevant to point number B and relevant to point number C. That means globalization has positively influenced cultural diversity due to the pluralism in the festival. वैसे ही सेकेंड पॉइंट अगर देखेंगे, सेकेंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, सिर्फ linguistic pluralism. But what I really wanted to write, what I really meant by writing this, I meant कि how globalization is a positive influence in cultural diversity as it has promoted the linguistic pluralism. इसलिए तो हम पहले से हेडिंग डाल रही है। हेडिंग डालने का क्या मतलब है कि this particular heading is the common pointers for every point I am going to write under this. उसके बाद में this particular heading जिसको मैंने अलग किया है, this particular heading is common pointers for all these things. इसलिए मुझे हर पॉइंट के बाद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है कि ग्लोबलाइजेशन ने फेस्टिव प्लूरिज्म को इम्प्रूव किया है या फिर ग्लोबलाइजेशन ने लैंग्वेज के प्लूरलिज्म को इम्प्रूव किया, ये बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नाउ आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें जस्ट पुट फॉरवर्ड, वी जस्ट हैव टू पुट द पॉइंटर्स, मेंशन द पॉइंट, वी जस्ट हैव टू मेंशन द पॉइंट। उसके बाद हमारा हर पॉइंट को जब हम लिखते हैं तो आप याद रखिएगा, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट,
हाँ जी, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी यही पॉइंट लिख रहे हैं, बट आपका आंसर उनसे डिफरेंट कैसे रहेगा, है ना। ये पॉइंटर्स तो हमने गूगल से भी कॉपी किया है, 15 to 16 लोगों ने बिल्कुल गूगल का कॉपी पेस्ट कर दिया है, सेम पॉइंटर्स, एवरीथिंग सेम। तो आपका आंसर डिफरेंट कैसे हुआ आपके कॉम्पिटिटर से? बाय पुटिंग व्हेन यू सब्सटैंशिएट दिस पर्टिकुलर पॉइंट विद द एग्जाम्पल। चलिए मैंने क्या लिखा है, तो मैंने इसको पहला पॉइंट इसके अंदर का सब पॉइंट डाला है कि इंडिया सेलिब्रेट करता है वेस्टर्न फेस्टिवल, वैलेंटाइंस डे, थैंक्सगिविंग, ये एग्जाम्पल हो गया। फॉरेनर सेलिब्रेट करते हैं इंडियन फेस्टिवल, ये लेस्चेस्टर में इंडिया पे अटैक हुआ है ना हिंदू लोग के ऊपर, यूके में। उसके बाद यूके गवर्नमेंट ने क्या किया, यूके गवर्नमेंट ने पूरे लेस्चेस्टर सिटी में लाइट जला दी दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए, विच इज़ अ हिंदू फेस्टिवल। तो ये बिल्कुल रीसेंट एग्जाम्पल है ना। तो रीसेंट एग्जाम्पल को जब आप यूज़ करते हैं, दिस विल मेक योर पॉइंटर्स डिफरेंट देन अदर पीपल। अदरवाइज एवरीबडी इज पुटिंग द फेस्टिवल प्लूरलिज्म है, लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म है, रिलीजन प्लूरलिज्म है ना। तो इसको अगर आपको अलग बनाना है तो आपको एग्जाम्पल, लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म मैंने क्या डाला है, इसको पॉजिटिव में डाल रही हूँ मैं, नेगेटिव में नहीं डाल रही हूँ कि लॉस ऑफ लैंग्वेज हो रहा है। लॉस ऑफ लैंग्वेज भी डाला है, बट इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, अगर आपको पता होगा सीबीएसई आईसीएसई, क्योंकि मैं स्टूडेंट लोग को पढ़ाती हूँ इसलिए मुझे पता है, इनके पास में 3 लैंग्वेज का कंसेप्ट होता है, जहाँ पे ये एससी है, तो इंग्लिश, हिंदी एंड एक फॉरेन लैंग्वेज होता है जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं जर्मन, स्पेनिश या जो भी आपको लगता है, फ्रेंच एंड ऑल, है ना। उसके बाद में प्रमोटिंग डाइवर्स लाइफस्टाइल, अब लाइफस्टाइल में कुजीन डाल दिया है और स्पोर्ट्स डाल दिया है मैंने यहाँ पे, फिर कुजीन का एग्जाम्पल डाल दिया है, फिर स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल डाल दिया है कि कैसे फुटबॉल, क्रिकेट विच हैज़ अ क्रेज़ इन इंडिया, ये फॉरेन ओरिजिन है। उसके बाद में डाइवर्सिटी इन रिलीजन, हिंदुइज्म, इस्लाम, जूइश, पारसी, दे आर को एग्जिस्टिंग हियर एंड सब एक दूसरे के फेस्टिवल मनाते हैं। फिर नेगेटिव पॉइंट के अंदर, फिर मैंने नेगेटिव पॉइंट के अंदर क्या मेंशन किया है, होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर। अब कल्चर के अंदर मैंने 2 एग्जाम्पल डाल दिया है, लैंग्वेज एंड अटायर का। लैंग्वेज का मैंने इंग्लिश डोमिनेशन कर दिया है, प्लस फिर जब मैं ये बोल रही हूँ ना लॉस ऑफ लैंग्वेज, इसको मैंने सब्सटैंशिएट किया है, पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया या फिर लिंग्विस्टिक पीपल सर्वे ऑफ इंडिया, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था, अदरवाइज मैं यहाँ पे सोर्स भी पुट करती। पीपल लिंग्विस्टिक था कि लिंग्विस्टिक पीपल सर्वे ऑफ इंडिया, ये मेरे को याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोर्स नहीं लिखा। अकॉर्डिंग टू पीपल लिंग्विस्टिक या लिंग्विस्टिक पीपल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया में पिछले 50 साल में 220 लैंग्वेज लॉस हुई है एंड 197 एंडेंजर्ड है। ये डेटा मुझे कहाँ से मिला? दिस डेटा इज़ वेरी कॉमन। जब आप एक्चुअल में नोट्स बनाने जाएंगे आपको हर वेबसाइट पे डेटा मिलेगा। ये डेटा का इस्तेमाल होना था, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि आप लोगों ने मॉडल आंसर, इसलिए मॉडल आंसर से आप सिर्फ पॉइंट उठा सकते हैं, उसके अंदर क्या सब्सटैंशिएट करना है, एग्जाम्पल ये वहाँ से कॉपी मत करिए। इसके लिए आपको वैल्यू एडेड मटेरियल या फिर यही बायजूस की जो वेबसाइट थी या यही फोरम आईएएस की वेबसाइट को जब आप ग्लोबलाइजेशन एज अ टॉपिक यहाँ से पढ़ेंगे ना, तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। बट व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटिंग द सेम पॉइंट्स इन मॉडल आंसर, दे डोंट गिव द एग्जाम्पल के साथ में। अच्छा भी करते हैं क्योंकि सब कुछ पक्का पकाया मिलेगा तो लोग उसको दिमाग में रटने की कोशिश करेंगे, और रटने की जहाँ पे कोशिश की है तो वहीं पे आप समझ जाइए कि सबको फिर कॉमन पॉइंटर लिखेंगे, तो वो ठीक भी करते हैं एक तरीके से। उन्होंने आपको पॉइंट दिया है, उन्होंने आपको सारे एग्जाम्पल्स कहाँ पे दे दिए हैं, व्हेन यू विल सर्च ग्लोबलाइजेशन एज अ टॉपिक फॉर नोट्स मेकिंग। बट वो क्या करते हैं, वो मॉडल आंसर में ये एग्जाम्पल को आपको नहीं देते हैं खूब सारा भर के, यहाँ पे आपको खुद से दिमाग लगाना है। तो वर्क ऑन योर क्रिएटिविटी, पॉइंट लीजिए और खूब सारा एग्जाम्पल खुद से सोचिए। बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं यार, कोई डिफरेंट एग्जाम्पल नहीं डाला है हम लोगों ने यहाँ पे। चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, सबको पता है सिंगल पेरेंटिंग हो रही है, न्यूक्लियर पेरेंटिंग हो रही है। इनफैक्ट देयर आर, अब तो यहाँ पे कपल्स बढ़ते जा रहे हैं हु डू नॉट वांट टू हैव बेबीज़, नो बेबीज़ कल्चर भी आ रहा है। स्कैंडिनेवियन कंट्री में पॉपुलेशन कम हो गई है ना बिकॉज ऑफ नो बेबी कल्चर। नो बेबी कल्चर, लेफ्टिज्म यहाँ पे भी आ रहा है हमारा, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स साथ में नहीं होंगे तो लॉस ऑफ कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हो जाएगी। उसके बाद में कमोडिफिकेशन ऑफ विमेन एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ये कॉन्डम्स की ऐड होती है, डिओड्रेंट की ऐड होती है, औरतों को दिखा रहे हैं यार लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए, नॉट फेयर। लड़कों को भी दिखा रहे हैं यार लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्या बस यही रह गया है क्या काम करने के लिए? सो ये MNCs के एडवर्टीजमेंट का जो इन्फ्लुएंस होता है दिमाग में, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ह्यूमन बीइंग तो अब हो जाएगा, बिकॉज अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ बिकनी में है, लड़कों को भी हाफ नेकेड खड़ा करके उनके एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट फेयर, नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू विमेन, इट शुड नॉट हैपन टू एनीबडी, चाहे वो ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है। ऑब्जेक्टिफिकेशन इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। फिर ग्रोथ ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजियस रिवाइवलिज्म हो रहा है, जहाँ पे
रिलीजियस रिवाइवलिज्म इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर आप अपने स्क्रिप्चर्स को फॉलो करेंगे, चाहे हम भगवद गीता बोलें या फिर इस्लाम के स्क्रिप्चर बोलें, बाइबल बोलें, अगर स्क्रिप्चर्स को फॉलो करेंगे, नन ऑफ द स्क्रिप्चर्स किसी ने भी कभी भी ब्लड शेड नहीं बोला है, ठीक है। बट होता क्या है कि जब उसको हम एक्सट्रीम फॉर्म में ले लेते हैं तो जाके फिर ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का फॉर्म हो जाता है। उसका मैंने एग्जाम्पल दे दिया, कन्हैया लाल का मर्डर एंड ऑल। उसके बाद में अगर आप ये देखोगे, जो अपना कंक्लूजन है, बोला था ना 3 से 4 लाइन में, मैंने 2 लाइन में कंक्लूड कर दिया। ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम मूव करें। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबल प्लस लोकल, जिसमें हैविंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन कल्चर, है ना। यही तो पूछा था कि क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, मैंने ऊपर सब्सटैंशिएट किया, फिर उसको मैंने नीचे पे कंक्लूड कर दिया कि दोनों इन्फ्लुएंस हो रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडल आंसर बोलिए या फिर मेरा आंसर बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए। तो दिस इज़ द वे आई हैव। आपको क्या करना है, चीज़ों को डिवाइड करिए कॉम्पोनेंट में, 2 या 3 कॉम्पोनेंट में। अगर 2 कॉम्पोनेंट में अगर आप डिवाइड कर पा रहे हैं किसी क्वेश्चन को, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 कॉम्पोनेंट में आपको क्या करना है, 3 से 4 पॉइंट यहाँ लिखिए, 3 से 4 पॉइंट यहाँ लिखिए। हर एक पॉइंट को एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करिए। कैसे करना है मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, बिल्कुल मैंने एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल डाले हैं यहाँ पे। देखिए, वैलेंटाइंस एक एग्जाम्पल है, थैंक्सगिविंग एग्जाम्पल है, दिवाली वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला, तो चलो एक एग्जाम्पल यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल है यहाँ पे। लैंग्वेज में देखिए, इंग्लिश का डाल दिया प्लस डेटा डाल दिया। वेस्टर्न में मैंने जीन्स एंड स्कर्ट डाला है, धोती कुर्ता एंड साड़ी, 5 एग्जाम्पल डाला है। तो एग्जाम्पल का ये मतलब नहीं होता कि बिल्कुल डिफरेंट दिख के आए। ये सब चीज़ें आपको पता है अटायर में क्या आने वाली है, इसको आप यूज़ करिए ना, यूज़ करिए एग्जाम्पल को अपने आंसर्स को ब्यूटिफाई करने के लिए, ठीक है। दिस इज़ द वे यू हैव टू बी डूइंग। इससे आपको आपके जो वो रहेगा ना, आपका जो आंसर्स है वो डिफरेंट आएगा एज़ कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर। Again, thank you very much, thank you very much. I am so grateful to Krishna, I am so grateful to everyone कि आप लोगों ने इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया इस इनिशिएटिव को। सो बेसिकली देखिए, करेंटली मेरे पास आई एम नॉट दैट अर्निंग। तो जनरली बोलते हैं ना अपने बर्थडे में कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए। सो आइडिया वॉज कि वॉट एवर आई हैव आई विल डोनेट इट राइट नाउ। आई डिड नॉट, आई हैव सर्टन स्टूडेंट जिनके जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, दे आर फेसिंग फाइनेंशियल चैलेंजेस, तो उनको मैंने 1-2 लोग को हायर करा है पीडीएफ बनाने के लिए, बट मुझे उससे ज़्यादा मेरी खुद की अर्निंग नहीं है, तो मैं पैसे पे मदद नहीं कर सकती थी। तो व्हाट आई कैन डू इज़, जो मेरे पास में है विच इज़ नॉलेज, जो मेरे पास में है जो कि एक्सपीरियंस ऑफ आंसर राइटिंग, सो दैट इज़ व्हाट आई रियली वांट टू शेयर। इट इज़ नॉट अ डोनेशन, इट इज़ शेयरिंग ऑफ व्हाट यू हैव इन द ऑस्पिशियस मंथ ऑफ कार्तिक। ये आइडिया था। तो शेयरिंग ऑफ नॉलेज इज़ ऑल आई कैन डू फॉर यू। तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। 15 डेज़ में इनफ, जितना भी मैं आपको बोल रही हूँ ना, इस फीडबैक को, ज़रूरी नहीं है कि ये ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ही काम आए। जिस फीडबैक को आप, अब जितने भी टॉपिक है, ग्लोबलाइजेशन, सिक्योरिज्म, कम्युनिज्म, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी, इन सब टॉपिक में इसी तरीके से आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। पॉजिटिव आस्पेक्ट का 5-6 पॉइंट, नेगेटिव आस्पेक्ट का 5-6 पॉइंट, एंड थिंक ऑफ द एग्जाम्पल, थिंक अच्छे एग्जाम्पल, थिंक करंट। अब मुझे बताइए, बहुत से बच्चे अभी भी, जब कम्युनलिज्म की बात आती है ना, कम्युनलिज्म में अभी भी लोग क्या डाल रहे हैं, मॉब लिंचिंग डाल रहे हैं। बेटा, मॉब लिंचिंग का जो इशू था ना, वो 2015 में चल रहा था, 14-15 में। अभी मॉब लिंचिंग काफ़ी कम हो गया है। बट अगेन इफ़ यू वांट टू पुट द मॉब लिंचिंग का एग्जाम्पल या रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का एग्जाम्पल, तो आप रीसेंट एग्जाम्पल डालिए, ठीक है। रिसेंटली जहाँ पे मॉब लिंचिंग हुई होगी, उसका, उस शहर का एग्जाम्पल डालिए, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, पॉइंटर्स तो सेम रहने वाले हैं, एग्जाम्पल आपको रीसेंट डालना है। तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू ऑल, एंड कीप राइटिंग, आई विल वेट फॉर योर आंसर। क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है। ये पीडीएफ आपको मैंने टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये आंसर का पीडीएफ मिल जाएगा। आज का डे 2 का क्वेश्चन है जो कि नीति आयोग के ऊपर है, वो भी है, मैं भी यहाँ पे कम्युनिटी में भी पोस्ट कर रही हूँ। कीप राइटिंग, सेंडिंग द आंसर, फीडबैक विल बी गिवन टू द आंसर। जो 9 o'clock इज़ द लिमिट, 9 PM तक जो भी आंसर आएगा उनको पर्सनल फीडबैक मिल जाएगा। 9 PM के बाद वाले फीडबैक कोई बात नहीं, 9 PM के बाद भी लिख रहे हैं तो लिखते चले जाइए, भेजते चले जाइए। एक अकाउंटेबिलिटी रहती है, भेजने में दिक्कत नहीं है, बस चेक नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी रहेगी आपको कि हाँ, मेरे को मैम को भेजना है। अगर चेक नहीं कर पाती हूँ, चेक नहीं हो रहा है 9 PM के बाद में, तो लाइक दिस वी आर डिस्कसिंग, है ना, आपको आइडिया तो मिल जा रहा है ना कैसे लिखना है। जो आज का फीडबैक था इस क्वेश्चन के ऊपर, इसी को आप अप्लाई करिए सिमिलर टॉपिक के ऊपर, देखिएगा आप बिल्कुल आंसर राइटिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद बस आपको एग्जाम्पल कलेक्ट करना है और आंसर लिखना है, एग्जाम्पल कलेक्ट करना है और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आई होप दिस इज़ यूजफुल टू अस। जय हिंद।